चैप्टर 12 देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, एक गीजर है, वो हीट करता है पानी को जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है एट द रेट ऑफ, इसका रेट है बहने का 3 लीटर पर मिनट, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट होता है। यदि जो गीजर है वो काम करता है गैस बर्नर पे, तो कंजम्पशन क्या है, जो क्योंकि गैस बर्नर में गैस जलेगी तो फ्यूल जो जल रहा है उसका रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, किस हिसाब से वो यूज़ हो रही है। अगर हीट ऑफ कंजम्पशन आपका 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम है आपका, तो हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ दी है उसे लिख लेंगे। जो पानी है वो फ्लो कर रहा है, उसका रेट क्या है, 3 लीटर पर मिनट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसको मिनट में चलने दीजिए, फिर अगर चेंज करना होगा तो हम इसको बदलेंगे। फिलहाल जो गीज़र है वो हीट होता है, पानी हीट को हीट कर रहा है ये, और जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो 27 से लेकर 77, यानी कि T1 अगर इनिशियल टेम्परेचर है, T2 अगर फाइनल टेम्परेचर है, तो 27 और 77 में जो डिफरेंस आएगा वही आपका राइजिंग टेम्परेचर होगा। 77 को आप 27 77 में से घटा दीजिए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये राइज ऑफ टेम्परेचर है। अब जो हीट ऑफ कम्बशन है ये वाला, वो तकरीबन इतना है। स्पेसिफिक हीट पानी का हम जानते हैं और 0.2 ले सकते हैं। जो मास फ्लो कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 लीटर पर मिनट है, इसको हम इसी में रहने देते हैं, बस लीटर को क्या करते हैं कि ग्राम में बदल देते हैं। तो 3 लीटर है, इसको हम ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीटर और ग्राम में ये कन्वर्जन होता है। अब हम जानते हैं कि जो टोटल हीट यूज हुई है डेल्टा क्यू, उसको हम एम सी डेल्टा टी से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एम आपका ये आएगा, और ये 4.2 हमने सी ले लिया, और साथ में जो 50 है ये भी हमने वैल्यू डेल्टा टी जो 77 और 27 को माइनस करके आया था वो ले लिया। तो ये जो आएगा, ये क्योंकि ये हम हमारा पर मिनट है, तो ये जो टोटल हीट यूज है पर मिनट आएगा। तो जो रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, आप देखिएगा, ये आपका रेट है पर मिनट, जूल पर मिनट। अब इसमें एक और चीज आती है कि जो रेट, जो हीट कंजम्पशन का रेट है वो आपको दिया है 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 4, ये 6.3 इंटू 10⁵, ये जूल पर मिनट आया है, 4 इंटू 10⁵ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन इतना ग्राम पर मिनट रेट ऑफ कंजम्पशन आ जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू दिस केजी ऑफ नाइट्रोजन, कितनी हीट इसको सप्लाई करनी पड़ेगी आपको रूम टेम्परेचर पे, ताकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए 45 डिग्री कांस्टेंट प्रेशर पे। जो मोलिकुलर मास है N2 का वो आपको 28 दिया हुआ है, जो R दिया हुआ है वो 8.3 दिया हुआ है। तो मास जो नाइट्रोजन का है वो आपको जो संख्या दी है 2 इंटू 10⁻², और ये आपका अगर आप देखें क्योंकि केजी में है तो ये 20 ग्राम में बदलेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगी। राइजिंग टेम्परेचर 45 डिग्री दिया हुआ है, साथ में मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है आपको, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर अगर आप ले सकते हैं तो ये 8.3 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी आप ये ले सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपका होता है एम बाय कैपिटल एम। अब देखिएगा, मैं आपको एक करके हम इसको लेंगे। देखिए एम ये है आपका 20 ग्राम, और कैपिटल एम आपका 28 हो गया, ये हम लेंगे। लेकिन जो मोलार स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, आप जानते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर, ये पी सी सब पी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलार स्पेसिफिक हीट होती है वो आपका इस संख्या से दी जाती है। 7/2 इंटू आर करिए, 7/2 आर, आर कहाँ से लेंगे, आपका ये जो आर दिया हुआ 8.3 ये वाला, तो 8.3 लीजिए 7/2 करके, तो ये वैल्यू आएगी। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है जो सप्लाई हुई है, मतलब जो सप्लाई आपको करनी पड़ेगी वो किस रिलेशनशिप से आएगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ये जो एन है मैंने जैसे आपको बताया, एन कहाँ से आएगा, आपको इसको 20 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा इस 28 से, तो तकरीबन कुछ 0.714 वैल्यू आएगी। ये हम इसी जगह आप यहीं पर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम की वैल्यू लिख सकते थे।
अब जो CP है मैंने अभी बताया 29.05 और डेल्टा T तो खैर 45 डिग्री है। ये आपका इतना अमाउंट हमको इतना इतना अमाउंट ऑफ हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा। आपको बताना है कि दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर जैसे T1 और T2 है, यदि इनको कांटेक्ट में लाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ये T1 प्लस T2/2, जैसे कहा कि 30 डिग्री एक का है, 70 डिग्री एक का है, तो आप कहें कि 30 प्लस 70/2 यानी कि ये बॉडी भी 50 में आ जाए, ये बॉडी भी 50 डिग्री बन जाए, इसका ज़रूरी नहीं है इसका। तो इसका उत्तर इस तरीके का है कि जब दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर T1 और T2 का आप लेके आते हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट में उनको जोड़ते हैं, तो हीट फ्लो होता है बॉडी का। कहाँ से? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि जो टेम्परेचर है दोनों बॉडी में बराबर ना हो जाए। लेकिन जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो किसके बराबर होता है? मीन टेम्परेचर के बराबर होता है तब जब दोनों की थर्मल कैपेसिटी सेम होंगी। ऐसी नहीं कि दोनों अलग अलग अपने लिमिट लगा लिए या फिर बॉडीज आपस में कांटेक्ट कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब दोनों की थर्मल कैपेसिटीज बराबर होगी तब ये चीज़ आएगी, अदरवाइज जरूरी नहीं ये आए। जो कूलेंट होता है वो एक केमिकल है या न्यूक्लियर प्लांट, जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं ताकि जो अलग अलग पार्ट है प्लांट के वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, वो केमिकल हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए। क्यों? कूलेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो ठंडा करे, है ना, जो ठंडा करे, कूलेंट। तो ये कूलेंट जो केमिकल या न्यूक्लियर प्लांट में जो यूज़ होता है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी कूलेंट की, उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, या फिर आप ये कहें कि जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, इसका मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है इसमें। तो जो लिक्विड इसका हाई ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी, ये बहुत बढ़िया कूलेंट की तरह काम करेगा, चाहे आप न्यूक्लियर में लें या केमिकल प्लांट में लें। तो ये क्या होगा कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं, क्योंकि जब ये इन प्लांट्स पे काम चल रहा होता है तो चीज़ें बड़ी गर्म हो जाती हैं, उनको ठंडा रखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। बहुत सही सवाल पूछा है, ये सब लोग आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हाईवे नए नए बनते हैं और जो एक्सप्रेस वे बनते हैं, उन पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो टायर फटते हैं, टायर फट जाते हैं। तो ये आप कैसे समझेंगे कि टायर फट कैसे जाते हैं? इसमें दोष दिया जाता है कि एक्सप्रेस वे ठीक से नहीं बनाया गया, हाईवे ठीक से नहीं बनाया गया है, लेकिन कारण कुछ और है। कारण ये है, सो समझिए, जब कार चल रही होती है तो जो कार के अंदर का, मतलब पहली चीज़ तो समझिए कार के अंदर को तो जो हो रहा है। टायर के बारे में बात करते हैं। जो एयर टेम्परेचर है कार के अंदर वो बढ़ जाता है, क्योंकि मोशन हो रहा है एयर मॉलिक्यूल का। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। तो जो टेम्परेचर है वो टायर के अंदर भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एयर प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से। आप जानते हैं कि P1/T1 P=P2/T2 हमने कांस्टेंट कर रखा था। ये आपका चार्ल्स लॉ है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो टायर है, अगर उसमें सही हवा नहीं दी, आपने बहुत तेज़ उसको चलाया तो फट जाएंगे वो। जो अगला है, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन अ डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। एक ही लैटिट्यूड पे, यानी अक्षांश, एक ही अक्षांश पे बात करें तो जो क्लाइमेट होता है, जो टाउन जिसके बगल में पानी है, हार्बर है, वो ज़्यादा टेम्परेट होता है बनिस्बत के ऐसा टाउन जो डेजर्ट के बगल में है, ऐसा ऐसा क्षेत्र या सिटी जो डेजर्ट के बगल में है, रेगिस्तान के बगल में है। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि जो एक हार्बर टाउन होता है वो टेम्परेट होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड या हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में रहें या गोवा में रहें, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर बगल में आपके समुद्र है, तो ज़्यादा टेम्परेट नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट या कोल्ड नहीं होता है। अगर आप इसी जगह डेजर्ट पे जाएं उसी एल्टीट्यूड में, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है हार्बर टाउन में, क्योंकि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर हमेशा जो बर्फ ये सूरज उगेगा तो सूरज उसमें गर्मी भी पैदा होगी, भाप भी बनेगी। जो ह्यूमिडिटी है बहुत अच्छी खासी होती है,
डेजर्ट टाउन के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए बहुत एक्सट्रीम हीट या कोल्ड नहीं होता वहाँ। एक सिलेंडर जिसका जो पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, इसमें 3 मोल हाइड्रोजन के हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। जो वॉल्स हैं सिलेंडर के, ये किस तरीके से बनाए गए हैं, ये हीट इंसुलेटर से बनाए गए हैं, और जो पिस्टन है उसको इंसुलेट किया गया उस जो सैंड है, बालू से एक पाइल ले लिया गया सैंड का, उससे इंसुलेट किया गया। क्या फैक्टर या कहें बाय व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से जो प्रेशर है गैस का वो बढ़ेगा यदि गैस कंप्रेस किया आपने आधे ओरिजिनल वॉल्यूम से आधे। तो जो सिलेंडर है वो इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, तो इसके कारण कोई हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है सिलेंडर और सराउंडिंग में। तो जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक, आप ये समझिएगा, पहला तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इनिशियल प्रेशर P1 मानते हैं जो अंदर है सिलेंडर के, P2 आप फाइनल से प्रेशर मान लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो गामा है, अगर रेशियो स्पेसिफिक हीट का देखें तो गामा 1.4 है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 बाय गामा। अब इन्होंने जो सवाल में दिया हुआ है वो फाइनल वॉल्यूम कहा है कि वो आधा हो गया, इनिशियल वॉल्यूम के आधा हो गया, यानी V2 जो बना वो V1 का आधा हो गया। तो इस V2 की जगह हम रख देंगे V1/2, यहाँ पर V1/2 रख दिया हमने। तो इससे क्या होगा, P1/P2 ले लीजिए, इस V1 को चले जाइए, V1 कैंसिल, साथ में आपका 2 की पावर गामा, यानी कि 2 की पावर गामा हमने क्या बताया अभी 1.4, तो 2 की घात 2 की पावर 1.4 वो आएगा 2.639। जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा इस फैक्टर से। जो स्टेट चेंज हो रहा है गैस का एडियाबैटिकली, मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट ए से इक्विलिब्रियम स्टेट बी में, तो जितना काम किया गया, अमाउंट ऑफ वर्क, वो कितना हो गया 22.3 जूल, इतना काम किया गया सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम। यदि जो गैस है वो हमने लिया स्टेट ए से स्टेट बी, लेकिन वाया माना बीच में एक प्रोसेस है जिसमें जो नेट हीट एब्जॉर्ब की जा रही है सिस्टम द्वारा वो इतनी है, कितना नेट वर्क डन हुआ सिस्टम द्वारा दूसरे वाले केस में, आपको एक कैलोरी जो है 4.19 जूल लेना है। तो जो वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे जब गैस चेंज हो रहा है स्टेट ए से स्टेट बी में, वो 22.3 जूल है। ये आपका एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि जो चेंज हो रहा है हीट में वो जीरो है, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा, बस इससे आगे बढ़ेंगे। डेल्टा डब्ल्यू है वो आपका 22.3 है, लेकिन ये माइनस में ले रहे हैं क्योंकि ये वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है। सिंस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम द्वारा किया जाता तो प्लस में होता, डेल्टा डब्ल्यू माइनस में लेंगे। तो जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारे पास है ये चीज़। तो अब इस जगह पे जो डेल्टा यू है वो क्या है, वो तब्दीली है, चेंज है इंटरनल एनर्जी गैस की। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, अब डेल्टा क्यू तो हमने कहा जीरो है, तो जीरो माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू हमने कहा माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 22.3 जूल, ये डेल्टा यू आएगा। जब गैस स्टेट ए से स्टेट बी में इस प्रोसेस से जारी जो हमने देखा, जो नेट हीट अब्जॉर्ब सिस्टम कर रहा है वो कितना होगा, डेल्टा क्यू 9.35, 9.35 कैलोरी, 9.35 कैलोरी, कैलोरी को चेंज कर दीजिए जूल से, तो 4.919 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, आपकी हीट एब्जॉर्ब का तरीका ये है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फिर से लगाइए, डेल्टा डब्ल्यू को लीजिए, एक डेल्टा डब्ल्यू आइए, डेल्टा डब्ल्यू को एक साइड करिए, बाकी ये दोनों को एक साइड ले जाइए, यानी आपको डेल्टा क्यू से माइनस करना है डेल्टा यू को, जैसे यहाँ पर दिया गया। तो ये जो वैल्यू है इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस वैल्यू को, क्योंकि ये डेल्टा क्यू है डेल्टा यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 16.8765 जूल आएगा, जो कि 16.88 जूल आप देख सकते हैं, इतना वर्क डन सिस्टम ने किया। दो सिलेंडर है ए और बी, इनकी इक्वल कैपेसिटी है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक स्टॉप कॉक के थ्रू। ए में है एक गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जबकि बी बिल्कुल खाली है, इवैक्यूएटेड है। जो पूरा सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, हीट इधर उधर नहीं जाएगी। अब स्टॉप कॉक को एकदम से खोल दिया गया। अब आपको बताना है क्या फाइनल प्रेशर होगा गैस का ए और बी में, क्या चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में गैस के, क्या चेंज होगा टेम्परेचर में इस गैस के, और क्या ये इंटरमीडिएट स्टेट जो सिस्टम का है, जैसे फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से पहले, क्या ये पीवीटी सरफेस पे आएगा। तो उत्तर इसका कुछ इस तरीके से है, पहला तो 0.5 एटमॉस्फेयर समझ लीजिए,
बस ये 0 है, ये 0 है और फिर आखिरकार 9 है। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, पहले आंसर देख लिया ना आपने, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है गैस के लिए वो एकदम से डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जगह ए में कुछ था, बी एकदम खाली था। ए और बी जैसे ही आपने ओपन किया वो दोनों में गैस जो है उसको दो दो जगह मिल जाएगी। अब क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो जो प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना? जैसे ये चीज़ बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर आपका हाफ हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू की। इसीलिए जो इनिशियल प्रेशर बताया गया था 1 एटमॉस्फेयर, उसको आधा कर दीजिए, तो प्रेशर हर एक सिलेंडर में 0.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये 0 क्यों आएगा? जो चेंज है इंटरनल एनर्जी या चेंज इन टेम्परेचर, इसके बारे में बताता है। तो जो इंटरनल एनर्जी है गैस का, ये तब हो सकती है, तब होगी जब जो काम किया गया है जो गैस द्वारा, यानी कि when work is done by और ऑन द गैस, तभी तो हो सकता है। गैस द्वारा या गैस के ऊपर अगर काम किया जाए तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब इस केस में कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, ना तो गैस द्वारा ना गैस के ऊपर, तो इंटरनल एनर्जी इसमें चेंज नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर ये वैल्यू रखी, आंसर में ये दी हुई है। और क्योंकि जो सी वाला है उसमें, क्योंकि कोई वर्क, इसमें भी यही सेम हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्या कोई वर्क गैस द्वारा तो नहीं हो रहा है कि एक्सपेंशन गैस कहाँ कर रही है, तो जगह के कारण हो रही है। टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, इससे टेम्परेचर का चेंज भी 0 होगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट एक इसमें ऑप्शन है कि क्या जो इंटरमीडिएट स्टेट है सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे आने से पहले, क्या ये पीवीटी सरफेस पे आएंगे? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? उसका उत्तर है क्योंकि ये जो प्रोसेस आपको दिया है, यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, बड़ा तेज हो रहा है और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो कोई गैस इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में समझ सकते हैं, इसीलिए वो पीवीटी सरफेस पे लाई नहीं करेंगे सिस्टम के। एक स्टीम इंजन जो डिलीवर करता है इतने जूल का काम पर मिनट और सर्विस 3.6 इंटू 10⁹ जूल पर मिनट, कहाँ से? बॉयलर से। आपको एफिशिएंसी बतानी है इस इंजन की और कितना हीट वेस्ट हो रहा है पर मिनट। तो देखिए जो वर्क डन स्टीम इंजन द्वारा पर मिनट किया जा रहा है वो इतना है करीब, और जो हीट सप्लाई बॉयलर से हो रहा है वो करीबन इतना है, क्योंकि यहाँ सवाल में भी दिया हुआ है। जो एफिशिएंसी इंजन की हम जानते हैं आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ईटा आ जाएगा W/H। जो परसेंट एफिशिएंसी है, जो परसेंटेज एफिशिएंसी है 0.15 है, इसका मतलब 0.15 का मतलब 15% की बात हो रही है। जो एफिशिएंसी है इस इंजन की 15% है। अब कितना हीट वेस्ट हो गया? अब देखिए इन दोनों को अगर आप क्या कर लीजिए कि आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3.6 और 5.4, क्योंकि ये बड़ा है 10⁹ इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी है। तो जो अमाउंट आपका हीट वेस्ट हो रही है पर मिनट हुआ, इतनी संख्या हो जाएगी जो आपने यहाँ से निकाला। एक इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करता है हीट किसी सिस्टम को, उसका रेट आपको 100 वाट दिया हुआ है। यदि सिस्टम काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है वर्क, जो रेट है उसका 75 जूल पर सेकेंड, तो किस रेट पे जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो हीट सप्लाई हो रहा है सिस्टम को वो इतना रेट है उसका। जो हीट सप्लाइड हो कितना हो गया? ये आपका 100 जूल पर सेकेंड आप लिखिए इसको। और क्योंकि हम इसको, हमें ऑलरेडी वाट में दिया हुआ है, वाट आपका पावर है, एनर्जी बाय टाइम, तो हम क्यों लिख लिया हीट एनर्जी। सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, उसका रेट जो है 75 जूल पर सेकंड, ये हमने लिख लिया। वर्क डन बेसिकली W, ये Q हो गया, ये W हो गया, 75 जूल पर सेकंड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, या फिर Q इक्वल टू U प्लस W। अब U जो है इसमें इंटरनल एनर्जी है ना, U निकालना है तो क्या करेंगे? W को इधर ले जाइए, Q माइनस W। Q आपके पास है 100, W आपके पास है 75, दोनों को माइनस कर दीजिए, 25 जूल पर सेकंड जो कि वाट आ जाएगा। जो इंटरनल एनर्जी है इस इलेक्ट्रिक हीटर की वो इंक्रीज हो रही है, उसका रेट है 25 वाट। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस तरीके से लिया गया, ओरिजिनल स्टेट से लेकर एक इंडिटरमीडिएट स्टेट में लीनियर प्रोसेस इस तरीके से दिखाया गया है। अब ये जो प्रेशर है और यहाँ पर आपका वॉल्यूम है और यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई है, यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है 0, 300, 600, यहाँ पर 0, 2 और 5,
और ये आपको तरीके मतलब डायग्राम के साथ और एरो के हिसाब से दिखाया जा रहा है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस किया गया, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ई से लेकर एफ तक दिखेगा, ई से लेकर एफ तक। एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आपको टोटल वर्क डन बताना है इस गैस द्वारा, डी टू ई यहाँ से यहाँ तक और ई टू एफ यहाँ से यहाँ तक। तो जो टोटल वर्क डन है गैस डी टू ई और ई टू एफ अगर देखें तो बेसिकली क्या है, ये तो एरिया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ इंटू डी, आप हाफ इंटू बेस ये भी दे सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डी ई इंटू ई एफ। तो यहाँ पर डी एफ बेसिकली डी ई या डी एफ कोई भी देख लीजिए आप, ये जो है चेंज इन डी ई आपका 600 से 300 यानी कि 600 माइनस 300, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 300, ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 5 माइनस 2 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3, तो हाफ इंटू 3 इंटू 300, यही काम हुआ है। ये 300 है चेंज, 600 से 300 चेंज हुआ, ये कितना हुआ 5 से लेकर 2 तक चेंज हुआ, 5 माइनस 2 ये 3, तो हाफ इंटू 300 इंटू 3, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये 450 जूल आ गया। जो टोटल काम हुआ गैस द्वारा डी से ई के लिए, वो डी से ई से एफ वो 450 जूल है। एक रेफ्रिजरेटर है, वो उसको ईटेबल मेंटेन करना, मतलब खाने की चीज़ें 9 डिग्री से नीचे, और यदि रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। देखिए टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर है T1 वो आपको ये दिया हुआ है, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 273 जोड़ दीजिएगा बस, तो 9 डिग्री से 273 जोड़ा तो आपका 282 आ गया केल्विन। रूम टेम्परेचर 36 है, इसमें भी 273 जोड़ दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 309। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या होता है T1 बाय T2 माइनस T1, T1 भी है, T2 भी है, T1 भी है, लिख लीजिए 110.44 आ जाएगा, यानी कि जो कोएफिशिएंट है परफॉर्मेंस का इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर का वो 10.44 है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके थर्मोडायनेमिक्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।